नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम स्मृति है। दोस्तों, आप लोग का हमारे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम आजकल ज्योतिषी एक विज्ञान है में इस चीज़ में किसी नए चीज़ों की चर्चा लेकर उपस्थित हो रहे हैं। आप लोग जैसा कि जानते हैं कि दोस्तों हमारे देश का ज्ञान, विज्ञान, खोज, ज्योतिषी इत्यादि का इतिहास काफ़ी पुराना रहा है। प्राचीन भारत की शिक्षा, चिकित्सा, ज्योतिषी, खोज, धर्म इत्यादि इन सभी चीज़ों में काफ़ी श्रेष्ठता प्राप्त की है। दोस्तों, हमारे देश के जो प्राचीन ऋषि मुनि महर्षि, गणितज्ञ, खगोल शास्त्री, दर्शन शास्त्री, समाज शास्त्री, भारतीय वैज्ञानिकों ने हमारे देश के मानव कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए इन सभी क्षेत्रों में काफ़ी अहम भूमिका अदा की है। उन्होंने बिना किसी स्वार्थ एवं लालच हेतु मानव समाज के कल्याण के लिए दिन रात कड़ी मेहनत की है। उनकी जो मेहनत हुआ करती थी बिना किसी तकनीकी विज्ञान पर हुआ करती थी, यानी कि पहले के ज़माने में कंप्यूटर नहीं हुआ करते थे, लैपटॉप नहीं हुआ करते थे। वे लोग अपने ज्ञानेंद्रियों के बल पर दिन रात कड़ी मेहनत करते थे, सिर्फ और सिर्फ मानव समाज के कल्याण के लिए। परंतु ये भारत का दुर्भाग्य है कि आज की जो पीढ़ियां हैं उन महान ऋषियों के बारे में, हमारे भारत के महान वैज्ञानिकों, गणितज्ञों, ज्योतिषाचार्य, खगोल शास्त्री के बारे में नॉलेज नहीं है और सिर्फ विदेशी वैज्ञानिकों को ही तवज्जो दिया जा रहा है, उन लोग का ही नाम हो रहा है। तो चलिए इस तरह के टॉपिक को लेते हुए आज 3 चिकित्सक महर्षियों के बारे में बात करने वाले हैं। भारत में इन 3 महर्षि चिकित्सकों का बड़ा नाम है। महर्षि चरक, महर्षि सुश्रुत एवं महर्षि वाग्भट। इन 3 महर्षियों चिकित्सक के अलावा आज नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में भी बात करने वाले हैं। तो दोस्तों चलते हैं। महर्षि चरक का जन्म लगभग 300 से 200 ईसा पूर्व हुआ था। महर्षि चरक आयुर्वेद के पितामह कहे जाते थे। चरक कहते थे कि जो चिकित्सक अपने ज्ञान और समझ का दीपक लेकर बीमार के शरीर को नहीं समझता, वह बीमारी कैसे ठीक कर सकता है। इसीलिए सबसे पहले उस रोगी के कारणों का अध्ययन करना चाहिए जो रोगी को प्रभावित करती है, उसके बाद ही उसका इलाज करना चाहिए। महर्षि चरक ने अकेले ही वनस्पति औषधीय गुणों के विज्ञान का विराट कोश समाज को भेंट कर दिया। वनस्पति जगत के औषधीय कोश का इतना वृहद विज्ञान उनके अतिरिक्त आज तक कोई भी नहीं दे पाया है। महर्षि चरक एक आत्म जागृत व्यक्तित्व के थे, इसलिए वो बाह्य प्रकृति की चेतना की भाषा को समझ पाते थे। औषधियाँ स्वयं बोलकर उनसे संवाद स्थापित करती थी। वे स्वयं वनस्पति या पौधे के समीप जाते और पूछते, बता तेरे भीतर कौन से गुणों की राशि है। तब पौधे सहजता से उन्हें भेद खोलते। तब महर्षि उन पौधे को सहलाते और उनके पत्तों को चुनकर जनहित के लिए उत्तम औषधियाँ तैयार कर लेते। यही कारण है कि हजारों वैज्ञानिक हजारों वर्ष बाद भी वो रिसर्च नहीं कर सके हैं जो कोई अकेले महिम शास्त्री ऋषि वैज्ञानिक चरक ने कर लिया। महर्षि चरक पहले चिकित्सक थे जिन्होंने पाचन, उपापचय और शरीर प्रतिरक्षा की अवधारणा दुनिया के सामने रखी। उन्होंने बताया कि शरीर के कार्यों के कारण ही उसमें 3 अस्थायी दोष पाए जाते हैं जिन्हें पित्त, कफ और वायु के नाम से जाना जाता है। ये तीनों दोष शरीर में जब तक संतुलन अवस्था में रहते हैं तब तक व्यक्ति स्वस्थ रहता है, लेकिन जैसे ही इनका संतुलन बिगड़ जाता है व्यक्ति बीमार हो जाता है। इसलिए शरीर को स्वस्थ करने के लिए इस असंतुलन को पहचानना और फिर से पूर्व की अवस्था में लाना आवश्यक होता है। इसलिए इन्हें फादर ऑफ मेडिसिन भी कहा गया है। भारतवर्ष ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में चरक एक महर्षि एवं आयुर्वेदिक विशारद के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने आयुर्वेद के प्रमुख ग्रंथ चरक संहिता का संपादन किया, जो आयुर्वेद का पहला प्रमाणिक उपलब्ध ग्रंथ है, जिसमें रोग निरोधक एवं रोगनाशक दवाओं का उल्लेख है। इसके साथ ही साथ इसमें सोना, चांदी, लोहा, पारा आदि धातुओं से निर्मित भस्मों एवं उनके उपयोग की विधि बताई है।
चरक संहिता 8 भागों में विभक्त है, जिन्हें स्थान का नाम दिया गया है। प्रत्येक स्थान में कई अध्याय हैं, जिनकी कुल संख्या 120 है। इसमें मानव शरीर से संबंधित सिद्धांत, हेतु विज्ञान, अनेकानेक रोगों के लक्षण तथा चिकित्सा वर्णित है। चरक संहिता में भोजन, स्वच्छता तथा वैद्य, धाय और रोगी के विषय में विशेष चर्चा की गई है। महर्षि चरक घूम घूम कर लोगों के रोगों का उपचार करते थे। उनका मूल नाम चरक नहीं था, बल्कि जगह जगह भ्रमण करके आयुर्वेद का प्रचार प्रसार करने के कारण ही उनका नाम चरक पड़ा था। क्योंकि चर का जो अर्थ होता है चलना, जो एक जगह स्थिर नहीं हो सकता। आचार्य चरक केवल आयुर्वेद के ज्ञाता नहीं थे, बल्कि सभी शास्त्रों के ज्ञाता थे। आचार्य चरक ने शरीर की वेदना, व्याधि का आश्रय माना है और आयुर्वेद शास्त्र को मुक्तिदाता कहा जाता है। आरोग्यता को महान सुख की संज्ञा दी गई है और कहा है कि आरोग्यता से ही बल, आयु, सुख, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति होती है। चरक संहिता से अत्यधिक प्रभावित आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के आचार्य प्राध्यापक आल्सर ने चरक के नाम से अमेरिका के न्यूयॉर्क नगर में सन 1818 ईस्वी में चरक क्लब स्थापित किया एवं चरक की एक मूर्ति भी स्थापित की गई। दोस्तों, ज्योतिषी एक विज्ञान है। भाग 1 और भाग 2 में मैंने कई ऋषियों के बारे में बताया है, जैसे ऋषि भास्कराचार्य, आर्यभट्ट, कणाद, बोधायन, ऋषि अगस्त के बारे में बताया है। आज भाग 3 ज्योतिषी विज्ञान में कुछ इसी तरह की अलग चर्चा है। आचार्य चरक के साथ साथ महर्षि सुश्रुत भी आयुर्वेद में काफ़ी ज़्यादा उनका योगदान रहा है। तो चलिए महर्षि सुश्रुत की जानकारी प्राप्त करने के लिए अब प्राचीन भारत के दूसरे महर्षि की बात करें तो भारतीय चिकित्सक महर्षि सुश्रुत का नाम आता है। महर्षि सुश्रुत आयुर्वेद के महान ग्रंथ सुश्रुत संहिता के रचयिता थे। शल्य चिकित्सा के पितामह और सुश्रुत संहिता के प्रणेता आचार्य सुश्रुत का जन्म 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में काशी में हुआ था। उन्होंने धन्वंतरि से शिक्षा प्राप्त की थी। सुश्रुत संहिता में शल्य चिकित्सा के विभिन्न पहलुओं को विस्तार से समझाया है। शल्य क्रिया के लिए सुश्रुत 120 तरह के उपकरणों का प्रयोग करते हैं। ये उपकरण शल्य क्रिया की जटिलता को देखते हुए खोजे गए थे। इन उपकरणों में विशेष प्रकार के चाकू, सुइयां, चिमटियां इत्यादि हैं। सुश्रुत ने 300 प्रकार की ऑपरेशन प्रक्रियाओं की खोज की है। सुश्रुत ने कॉस्मेटिक सर्जरी में विशेष निपुणता हासिल कर ली थी। सुश्रुत संहिता में मोतियाबिंद के ऑपरेशन करने की विधि को विस्तार से बताई गई है। उन्हें टूटी हुई हड्डियों का पता लगाने और उनके जोड़ने की विशेषता प्राप्त थी। सुश्रुत को मधुमेह और मोटापे की रोग की भी विशेष जानकारियां थी। चरक संहिता की ही भांति सुश्रुत संहिता की रचना संस्कृत भाषा में हुई थी। यह ग्रंथ 5 स्थान या 5 खंडों में विभाजन है। प्रथम खंड में 46 अध्याय, द्वितीय खंड में 16 अध्याय, तृतीय में 10 अध्याय, चतुर्थ में 40 एवं पंचम स्थान में 8 अध्याय हैं। इस प्रकार सुश्रुत संहिता में कुल 120 अध्याय है। सुश्रुत संहिता ग्रंथ में शल्य चिकित्सा के उपयोगी यंत्र और शस्त्र पर विस्तार पूर्वक चर्चा की है। उन्होंने इन यंत्रों को मुख्य रूप से 6 श्रेणियों में विभक्त किया है। पहला है स्वास्तिक यंत्र। यह यंत्र टूटी हुई हड्डियों को निकालने के लिए उपयोग में लाए जाते थे। दूसरा है संदेश यंत्र। यह यंत्र शरीर की त्वचा, मांस अथवा सीरा को निकालने का काम आया करता था। ताल यंत्र, ये तीसरा यंत्र होता है। यह यंत्र कान और नाक की हड्डियों का आकार तथा बनावट शेष शरीर की हड्डियों से भिन्न होने के कारण शल्य क्रिया में उनके लिए अलग यंत्रों की आवश्यकता होती थी। चौथा है नाड़ी यंत्र। यह नली के समान होती थी। इनसे विभिन्न प्रकार के काम किए जाते थे। पांचवा है शालका यंत्र। यह एक प्रकार की सलाइयों को कहा जाता था और जो शल्य चिकित्सा के दौरान मांस को खोदने तथा किसी अंग विशेष को भेदने के काम में प्रयुक्त होते थे।
छठा है उपयंत्र। यह उत्तम लौह धातु के बनाए जाते थे और बाकी काफ़ी ज़्यादा धारदार हुआ करते थे। इनसे काटने का काम लिया जाता था। महर्षि सुश्रुत ने 2600 साल पहले ही डिलीवरी, मोतियाबिंद, कृत्रिम अंग लगाना, पथरी का इलाज और प्लास्टिक सर्जरी जैसे कई तरह के मुश्किल सर्जरी को पूरा किया था। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न स्थित रॉयल ऑस्ट्रेलिया कॉलेज ऑफ सर्जन्स यानी RACS में महर्षि सुश्रुत की मूर्ति लगी हुई है। यह कॉलेज उन डॉक्टरों को ट्रेनिंग देने के लिए जाना जाता है जो सर्जरी में महारत हासिल करना चाहते हैं। इस कॉलेज में ऑस्ट्रेलिया के अलावा न्यूजीलैंड के सर्जन्स को भी ट्रेनिंग दी जाती है। इस कॉलेज पे जिम्मेदारी है कि वो सर्जिकल एजुकेशन में सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर को मार्ग बढ़ाए। महर्षि सुश्रुत को फादर ऑफ सर्जरी कहा जाता है। RACS ने ऑस्ट्रेलिया में हिंदू काउंसिल को दिए इंटरव्यू में कहा था कि कॉलेज के बिल्डिंग में महर्षि सुश्रुत की मूर्ति उनके लिए गौरव की बात है। ये तो बात हुई महर्षि सुश्रुत की। अब चलिए चलते हैं वाग्भट जी कौन थे उनके बारे में जानते हैं। अब आइए बात करते हैं महर्षि वाग्भट की। महर्षि वाग्भट आयुर्वेद के महान ऋषि हुए जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन वैदिक सिद्धांतों पर जीते हुए आयुर्वेद के लिए विकास विस्तार के लिए काम किया। उन्होंने बहुत सारे शोध किए जिन्हें जांचा परखा और जो चीज़ें सच पाई उसे सरल शब्दों में अपने 2 ग्रंथों में लिखा। उनके नाम है अष्टांग हृदयम एवं अष्टांग संग्रह। अष्टांग हृदयम ग्रंथ में महर्षि वाग्भट ने प्रारंभ में ही आयुर्वेद के 8 अंगों की चर्चा की है। अष्टांग आयुर्वेद का पहला अंग है काय चिकित्सा। काय चिकित्सा में सामान्य रोगों की चर्चा की गई है, जैसे ज्वर यानी बुखार, अतिसार यानी दस्त, रक्तपीत यानी खून का रिसाव, शोष यानी सूखापन, कुष्ठ रोग, उन्माद यानी पागलपन, मिर्गी इत्यादि। अष्टांग आयुर्वेद का दूसरा अंग है बाल रोग। इसमें बच्चों की रोगों से रक्षा, उनके विकास और पोषण तथा उनके होने वाले रोगों की चिकित्सा की पूरी विद्या एवं पद्धति का उल्लेख है। अष्टांग आयुर्वेद का तीसरा अंग है भूत विद्या। भूत विद्या में किसी को शरीर की ऊर्जा जब बिगड़ जाती थी, जिसमें उस पर किसी अच्छी बुरी कई तरह की ऊर्जा का प्रभाव पड़ जाता था, जैसे उसे देवता, पितृ पिशाच या ग्रह बाधा इत्यादि सताया करती थी। अष्टांग आयुर्वेद का चौथा अंग है शालाक्य तंत्र। इस तंत्र या चिकित्सा आयुर्वेद का वो अंग है जिसमें आँख, नाक, कान, मुख के अंदर का हिस्सा और गले के रोगों की चिकित्सा की जाती है। अष्टांग आयुर्वेद का 5वां अंग है शल्य तंत्र। शल्य तंत्र अर्थात किसी दुर्घटना में लगी चोट की इलाज, किसी तेज हथियार से लगी चोट, आग, एसिड से जले व्यक्ति आदि का इलाज के लिए किए जाने वाला कर्म, सर्जरी या कुछ ऐसे रोग जिसमें अंगों को निकालना पड़ता था या शरीर को काटकर खोलकर उसमें उस विकृति को दूर किया जाता था, इसके लिए जिस प्रकार की पद्धति अपनाई जाती है उसे शल्य तंत्र कहते हैं। अष्टांग आयुर्वेद का छठा अंग है अगध तंत्र। अगध तंत्र को दृष्टांग भी कहते हैं, जिसका अर्थ है जीवों के डसने, काटने, जैसे सांप, कीड़े मकोड़े आदि के डस लेने पर फैलने वाले विष को बेअसर करना या उसका नुकसान रोकना, उससे हुए दुष्प्रभावों का इलाज होता था। उस विष से उस व्यक्ति को बचाना होता है। दोस्तों, प्राचीन भारत के इन महर्षियों ने काफ़ी आयुर्वेद के क्षेत्रों में योगदान दिया है। दोस्तों, एक और टॉपिक पर हम बात करना चाहते हैं, वो है नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि जो अपने कौम के इतिहास को नहीं जानता है वो अपना अस्तित्व खो बैठता है। प्राचीन भारत में इन आक्रमणकारियों, मुगलों एवं अंग्रेजों द्वारा किए गए लगातार आक्रमण की वजह से हमारी शिक्षा काफ़ी प्रभावित रही है। हमारी शिक्षा बिल्कुल तरह से नष्ट हो चुकी है। भारत के कॉलेज एवं विश्वविद्यालय का आज भले ही टॉप पर नाम ना हो, लेकिन एक समय ऐसा था जो पूरे विश्व भर में भारत का नाम हुआ करता था। भारत में पूरे विश्व भर में पहला आवासीय विश्वविद्यालय का निर्माण 405 ईस्वी में हुआ था और इस विश्वविद्यालय का नाम नालंदा विश्वविद्यालय है।
नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण गुप्त काल में 5वीं शताब्दी में कुमार गुप्त प्रथम ने किया था। नालंदा को यदि संधि विच्छेद किया जाए तो ना प्लस आलम प्लस दा, जिसका अर्थ होता है न रुकने वाली ज्ञान का प्रवाह। दुर्भाग्यवश ये नालंदा विश्वविद्यालय की आज टूटी हुई एवं जली हुई इमारतें ही शेष रह गई है। नालंदा विश्वविद्यालय की पूरी जानकारी चीनी यात्री युएन सोंग एवं इत्सिंग द्वारा प्राप्त की गई है। युएन सोंग एवं इत्सिंग दोनों जो चीनी यात्री थे 7वीं शताब्दी में नालंदा विश्वविद्यालय आए थे शिक्षा ग्रहण करने के लिए। वे दोनों अपनी पुस्तकों में लिखते हैं कि नालंदा इस विद्यालय में 3 लाख से अधिक पुस्तकें थीं। मतलब कभी यह एक जमाने में यह एक रिहायशी विश्वविद्यालय हुआ करता था, जहां चीन, जापान, कोरिया, इंडोनेशिया, पर्शिया, तुर्की एवं श्रीलंका जैसे अन्य कई देशों से लोग पढ़ने के लिए आते थे। यहाँ बौद्ध धर्म शिक्षा के साथ साथ गणित, खगोल, विज्ञान, दर्शन शास्त्र, औषधि, व्याकरण आदि जैसे विषयों की शिक्षा दी जाती थी। इस नालंदा विश्वविद्यालय में प्रसिद्ध गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री आर्यभट्ट भी यहाँ के विद्यार्थी रहे हैं। ज्ञान का यह केंद्र 800 सालों तक ऐसे ही फलता फूलता रहा, परंतु 12वीं शताब्दी में यानी सन 1193 में बख्तियार खिलजी द्वारा आक्रमण एवं इस विद्यालय को जला देने पर नालंदा विश्वविद्यालय की शिक्षा यहीं पर समाप्त हो जाती है। एक बार बख्तियार खिलजी बहुत बीमार पड़ गया था। बहुत से उपाय एवं हकीमों की इलाज के बाद भी सेहत में कोई सुधार न हुआ। ऐसे में किसी ने सलाह दी कि नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य राहुल श्री भद्र इलाज कर सकते हैं, परंतु बख्तियार खिलजी को किसी और गैर मुसलमान यानी हिंदू धर्म से इलाज कराना मंजूर नहीं था। मगर जब कोई सेहत में कोई सुधार न हुआ तो उसने सोचा कि एक बार राहुल को बुलाकर देख लेना चाहिए। खिलजी के सैनिक द्वारा बुलाए जाने पर राहुल श्री भद्र जब बख्तियार खिलजी का उपचार करने पहुँचे तो खिलजी ने उनके सामने यह शर्त रख दी कि वह इनकी दी हुई कोई भी दवा नहीं खाएगा। वह राहुल श्री भद्र को चुनौती देना चाहता था और हिंदू को भी नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा था। इसके बावजूद राहुल श्री भद्र उसको विश्वास दिलाते हैं कि वह जल्द ही ठीक हो जाएगा। वह खिलजी को कुरान देते हैं और उन्होंने कहा कि रोज कुछ पन्ने आप पढ़ें, कुछ ही दिनों में आपकी सेहत में सुधार हो जाएगा। राहुल श्री भद्र ने कुरान में एक ऐसी दवा की लेप लगाई थी जो पढ़ते समय खिलजी के जीभ तक पहुंचती थी, क्योंकि खिलजी पन्ने पलटते वक्त उस पन्ने को जीभ से टच करके पलटता था, जिस कारण वह पूर्ण तौर पर सही हो जाता था। तब खिलजी को इस बारे में पता चलता है तो उसे बहुत ही ज़्यादा असुरक्षा और उत्कंठा की भावना उत्पन्न हो जाती है। इन काफिरों के पास मुस्लिम हकीमों से ज़्यादा ज्ञान कैसे हो सकता है। बस इसी भावना में खिलजी निर्णय लेता है कि वह इस ज्ञान के स्रोत को समाप्त कर देगा और यहीं से नालंदा की बर्बादी की शुरुआत हो जाती है। खिलजी ने हजारों की संख्या में निहत्थे विद्यार्थियों एवं शिक्षकों की हत्या कर दी और कईयों को तो जिंदा जला दिया। इसके बाद पुस्तकालयों में आग लगा दी गई, जहां 3 लाख से भी ज़्यादा पुस्तकें थी। सारे पुस्तकों को उसने जला दिया, जो लगभग 3 से 6 महीनों तक लगातार जलती रही। यह मात्र एक विश्वविद्यालय पर ही नहीं बल्कि एक सभ्यता पर आक्रमण था। यह आक्रमण इतना अधिक गंभीर था कि इसके बाद नालंदा को एक बार फिर से वही रूप देने के लिए कुछ बचा ही नहीं। यह विध्वंस सिर्फ भारत का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में ज्ञान की हानि हुई थी। एक व्यक्ति की ईर्ष्या जलन की वजह से हजारों वर्ष का ज्ञान संग्रह जलकर राख हो चुका था। आज यह नालंदा विश्वविद्यालय होता तो पूरे विश्व भर में भारत की शिक्षा का स्थान प्रथम होता। और यही वजह है कि जितने भी प्राचीन भारत के ऋषि मुनि थे, वैज्ञानिक, ज्योतिष, धर्म शास्त्री थे, समाज शास्त्री, दर्शन शास्त्री, खगोल शास्त्री थे, आज उनका नाम कहीं भी नहीं है और सभी लोग विदेशी वैज्ञानिकों को ही जान रहे हैं। मुगलों ने तक्षशिला एवं नालंदा जैसे कई विश्वविद्यालयों को जला दिया, तहस नहस कर दिया।
वहाँ पे जो भी ज्ञान भरी पुस्तकें भरी पड़ी हुई थी, सभी पुस्तकों को उन लोगों ने जला दिया। जो कुछ पुस्तकें थोड़ी बहुत बची भी, तो विदेशी जो लोग वहाँ पढ़ने आया करते थे, उन पुस्तकों को अपने देश में ले गए और अपने भाषा में वे लोग प्रकाशित करने लगे और उस पुस्तकों में अपना नाम भी लिखने लगे। इस तरह से जो भारत में ज्ञान की जो गंगा बह रही थी, समाप्त हो गई। और अब जो ज्ञान की गंगा जो बहना स्टार्ट हुई, यानी विदेशी लोगों के यहाँ यही ज्ञान की गंगा बहने लगी और इस वजह से भारत की शिक्षा दीक्षा काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुई और विदेशी इसका पूरी तरह से लाभ उन लोगों ने उठाया। दोस्तों, आज के वीडियोस में मैंने कई सारे आयुर्वेद ऋषियों के बारे में बताया है, नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में बताया है, बहुत सारी शिक्षा वाली बातें की है। यदि आप लोग को मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो कृपया कर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फिर बहुत जल्द ही किसी नए टॉपिक को लेकर के उपस्थित होंगे। दोस्तों, आप लोग अपना ध्यान रखें। धन्यवाद। नमस्ते।